हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स गुरु। तो हमारे इस कंसेप्ट सेंट्रिक सीरीज़ में जैसे कि मैंने आपसे कहा था, जो भी आप लोगों ने सजेशन दिए कि कुछ कंसेप्ट हैं ऐसी जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं लेकिन जनरली उसमें कन्फ्यूज़न रहता है, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आज देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कंसेप्ट है, अर्थिंग फॉर सेफ्टी रीजन। वैसे तो ग्राउंडिंग अर्थिंग एक बड़ा डिटेल्ड चैप्टर है जिसके कई सारे एस्पेक्ट हैं, लेकिन यहाँ हम डिस्कस करेंगे केवल सेफ्टी रीजन के बारे में। ये एक जनरल सा टॉपिक भी हो गया, ऐसा नहीं कि केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ही, एक जनरल टॉपिक इसलिए भी कह सकते हैं इसको। देख, एक्चुअली ये कहा जाता है कि भाई अर्थ करो प्रॉपर। जनरली आपने सुना होगा कि सेफ नहीं है, अर्थ करना पड़ेगा, अर्थिंग होनी चाहिए। तो वो क्या मतलब है उस चीज़ का? या फिर जैसे कि आपने देखा होगा सॉकेट में भी, हाउस होल्ड में ये 3 पिन होते हैं, 3 पिन। जब हमारा काम 2 पिन से चल जाता है, जनरली ये वाला पिन किस लिए होता है? सॉकेट में देखेंगे आप घर में भी, ये किस लिए होता है? तो चलिए जरा इन सवालों के जवाब फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं इस सेशन में। तो भाई सबसे पहले तो अर्थ क्या है? देखो, अर्थ का मतलब यहाँ केवल मिट्टी या फ्लोर से नहीं होता। ऐसा नहीं है कि फर्श से मतलब होता है अर्थ का पावर सिस्टम में, कि अर्थ करने का मतलब सिंपली मिट्टी से या फर्श से तार को टच कर दिया, ऐसा नहीं। अर्थ का मतलब प्रॉपर अर्थ इलेक्ट्रोड। अर्थ इलेक्ट्रोड जैसे पर्टिकुलर मेटालिक कंडक्टर। देखो, ये मेटालिक कंडक्टर की रोड है, मेटालिक कंडक्टर। अगर इसको ग्राउंड में एम्बेडेड किया जाए, ठीक है, मिट्टी में, कितने डेप्थ तक? ये तो डिपेंड करेगा क्या क्राइटेरिया है, कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है डेप्थ ही है। फिर भी सिग्निफिकेंट डेप्थ, अच्छी खासी डेप्थ होनी चाहिए, डी। फॉर एग्जाम्पल 15 मीटर 20 मीटर तक, मतलब अच्छी खासी डेप्थ तक अगर ये इलेक्ट्रोड एम्बेडेड किया जाए ग्राउंड में, इसे कहते हैं अर्थ इलेक्ट्रोड। समझे बात? ये वाला इसका सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन जो बनेगा, अब देखो ये वाला सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन विल बी like this. Equivalent resistance of this, suppose RE, ये टर्मिनल E, ये टर्मिनल, तो ये टर्मिनल X, ये टर्मिनल X हेयर। इसका इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन ये होता है, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं अर्थिंग, वो होता है अर्थ इलेक्ट्रोड, या कोई भी ऐसी चीज जो अर्थ इलेक्ट्रोड की तरह काम कर जाए। अब ये रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड किस पे डिपेंड करता है? देखो, जो भी फैक्टर आप सोच सकते हो सारे, जैसे देखो भाई यहां पर मेटालिक कंडक्टर है। सबसे पहली बात तो मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, कौन सा मटेरियल है? अगर ये आयरन की रोड है तो अलग होगा, एल्युमिनियम है डिफरेंट होगा, कॉपर महंगा होता है वैसे बहुत, उससे अर्थ इलेक्ट्रोड नहीं बनाते, लेकिन अगर कॉपर हुआ तो अलग चीज होगी। नेक्स्ट, डेप्थ इन दी सोइल, कितनी डेप्थ तक है उस पर भी डिपेंड करता है ये। अच्छा, और शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का शेप और साइज क्या है? रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर, उस पर भी डिपेंड करता है। वन मोर थिंग, और सॉइल कंडीशन भी, यानी पीएच वैल्यू सॉइल की, सराउंडिंग सॉइल किस तरीके का है, कितनी पीएच वैल्यू, इस पे डिपेंड करता है ये।
समझे बात? सभी कंडीशन पर। अब इस पे कैसे कैसे डिपेंड करता है वो तो जरा एक लंबा डिस्कशन हो जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग अभी उसको नहीं कर रहे हम। हाँ, अब देखो जैसे कि अगर इसमें समझ लो आप, डेप्थ अगर हायर होगी, जितनी डेप्थ ज्यादा होगी आर ई विल बी स्मॉलर। ओके, अगर डेप्थ बहुत कम रही ना, सिंपली फ्लोर में आप सोचे कि 1-2 फुट की डेप्थ, तो भाई आर ई बहुत ज्यादा होगा फिर। और अगर आर ई इनफाइनाइट की तरह होगा तो ओपन सर्किट के जैसा। हाई रेजिस्टेंस होने का मतलब तो लगभग ओपन सर्किट इनफाइनाइट की तरह। इसमें एक और कंडीशन है, अगर आर ई को 0 मान लिया जाए, होता नहीं वैसे 0, इसे कहते हैं सॉलिड ग्राउंडेड, सॉलिड अर्थिंग, सॉलिड ग्राउंडेड। अर्थिंग और ग्राउंडिंग तो एक ही वर्ड है। सॉलिड ग्राउंड का मतलब ये जनरली अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफाइड अज्यूमशन कई जगह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन में गिवन होता है, तो इसको 0 मान सकते हैं कि आर ई की वैल्यू बहुत कम है, लगभग सॉलिड ग्राउंड। हालांकि प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं, एकदम 0 रेजिस्टेंस, लेकिन मान लिया जाता है। अब यहां से बात तो आप समझ गए। अब चलते हैं सेफ्टी रीजन के लिए। सेफ कैसे, ठीक है ना, सेफ्टी कैसे आएगी इससे। चलिए जरा, तो जरा आप इस डायग्राम को कंसिडर करो। देखो जैसे ये 3 फेज वाइंडिंग शो की मैंने। 3 फेज वाइंडिंग किसकी? जनरेटर की भी हो सकती है, मोटर की भी हो सकती है, ट्रांसफॉर्मर की। ट्रांसफॉर्मर में 2 वाइंडिंग होगी, मैंने कोई एक शो कर दी। जनरेटर या ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग कुछ भी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा, वोल्टेज, और ये इंटरनल इंपीडेंस। रेजिस्टेंस जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं वाइंडिंग का, तो केवल इंडक्टेंस मैंने शो कर दिया। अब इसमें आप ऐसे समझो, पावर सिस्टम के हिसाब से लो वोल्टेज ही ले लेते हैं। लेट 11 kV सिस्टम, 11 kV सिस्टम का मतलब ये हो गया लाइन वोल्टेज कितना, 11 kV। तो फेज वोल्टेज बताएंगे आप इसमें, ये है लाइन अपॉन √3, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 6.35 kV। ऑब्वियसली 11 kV 6.35 kV वैसे सिग्निफिकेंट वोल्टेज है, लेकिन पावर सिस्टम में 11 और 33 को कम ही माना जाता है, इसको लो वोल्टेज ही कहते हैं हम। अब देखो, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ है 6.35 kV, ये वोल्टेज है फेज वोल्टेज 6.35 kV, बाकी इसी तरह ही, ठीक, यानी इसमें अच्छा खासा वोल्टेज है। अब न्यूट्रल को मैंने ग्राउंडिंग कर रखा। न्यूट्रल ग्राउंडिंग के बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं, ये अलग एस्पेक्ट है, आज का टॉपिक ये नहीं है। न्यूट्रल ग्राउंडिंग क्यों किया गया, इसके भी अपने एडवांटेज हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। मेरा आज जो डिस्कशन है वो सेफ्टी पर है, सेफ्टी। अब देखो, ये है आउटर बॉडी, इसे कहते हैं योक, यानी आउटर बॉडी ऑफ मशीन। मशीन की आउटर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल ये कैसे बनाया गया, इसके लिए आप जरा समझ लो। देखो मैं यहां से समझा देता हूं। देखिए जैसे ये ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर के लिए तो यही कहलाएगा योक, आयरन कोर ही बेसिकली, ये आउटर बॉडी। ये 3 फेज जनरेटर या मोटर समझ लो, ये जो वाइंडिंग शो कर रखी, यहां पर इसको स्टेटर को कह सकते हो आप योक, ये हो गया योक। योक का मतलब आउटर बॉडी। अब मेरा डिस्कशन यह है कि आउटर बॉडी को ग्राउंडिंग क्यों करते हैं। देखिए जरा, आउटर बॉडी को ग्राउंडिंग करने का तरीका ये, आउटर बॉडी, न्यूट्रल ग्राउंडिंग अलग बात है, लेकिन ये जो आउटर बॉडी है, आयरन की बॉडी, इसको अर्थ इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया हमने। अब तो आप समझ गए अर्थ इलेक्ट्रोड से क्यों करते हैं ऐसा,
मतलब इससे तार लेकर एक मेटालिक इलेक्ट्रोड पे जो अर्थ में एम्बेडेड है वहां कर दिया। क्या रीजन है, मैं आपको समझाता हूं इस वाले डायग्राम से। समझ गए? जनरेटर है या ट्रांसफॉर्मर, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो होता ही है, वो मैंने ऑलरेडी शो कर दिया। देखिए अब जरा, अभी पहले आप यहीं से समझो। यहां पे समझिए, सपोज पर्सन वर्किंग इन दी नाइबरहुड विसिनिटी, ये कोई आदमी यहां पे काम कर रहा है भाई, लैब में, इंडस्ट्री में, जहां भी मशीन रखी यहां पर। अब देखो, अगर यहां फॉल्ट हो जाता है, सपोज ये वाइंडिंग जो है ये टच हो जाती है आयरन से, ये हो गया फॉल्ट। कौन सा फॉल्ट कहलाएगा? लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। चलो इसका नाम नहीं रखते अभी, क्योंकि नाम के लिए मुझे समझाना पड़ेगा आपको भी कुछ। ये शॉर्ट सर्किट हो गया, इसे बस फॉल्ट समझ लो। भी तो आप किस टाइप का फॉल्ट है वो बाद की बात। यानी अंदर से वायर जो है वो आउटर बॉडी से टच हो गया, जिसे आप लोकल मतलब जनरली कहते हैं, जनरल लैंग्वेज में, कि भाई अंदर तार का इंसुलेशन खराब हो गया, अंदर कॉपर का तार आयरन की बॉडी से टच हो गया, तो क्या होगा? ऐसे यहां पर देखो, मतलब कहने का ये कि ये इंसुलेशन फेल हो गया, यहां इंसुलेशन है फेल। भाई कॉपर वायर इससे टच हो गया, बाइंडिंग टच होने का मतलब ये वाला इंसुलेशन फेल हो गया, ये वाला इंसुलेशन, ठीक है। इंसुलेशन फेल होकर कॉपर का जो तार है वो बॉडी से टच हो गया इसकी। अब क्या होगा, जो आदमी काम कर रहा है इसके आसपास करंट लगेगा या नहीं होगा, तो क्या होगा, ये सारा डिस्कशन है। देखिए अब जरा यहां पर, अब सपोज करो जब ये इसको टच करता है मशीन को, इसने टच किया मशीन को, अब आप सोच सकते हैं कितना वोल्टेज, 6.35 केवी, 6.35 केवी करंट का पाथ देखिएगा जरा। यहां से ये करंट फ्लो हुई, ये करंट फ्लो हो रही, ये ह्यूमन बॉडी के थ्रू करंट ग्राउंड में गई, ये वापस आ गई, ये करंट फ्लो हो रही है, ये फॉल्ट करंट। अब ये बताओ इसमें कितने वोल्ट का झटका लगेगा? करंट तो ऐसे ह्यूमन बॉडी के थ्रू अच्छा खासा शॉक लगेगा। भाई ये 6.35 केवी था, यहां पे टच हो गया 6.35 केवी वोल्ट। कितना वोल्टेज है? ये बहुत ज़्यादा है, अच्छा खासा। अगर इतने किलो वोल्ट का झटका लगेगा, फैटल, सीधी सी बात है, कोई बचने का चांस नहीं। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो भाई एकदम खतरनाक। 6.35 केवी का झटका तो बहुत रिस्की है, तो इसलिए जनरली कहते हुए कि भाई मशीन को टच मत करो, क्या पता अंदर से कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है, कभी ना कभी तो भाई कुछ ना कुछ टच करना पड़ सकता है। तो अगर इस केस में गलती से कोई फॉल्ट हो गया और हमने मशीन को टच किया किसी ने भी, तो भाई बहुत रिस्की, बहुत हाई वोल्टेज। वैसे तो जो घरों में वोल्टेज आता है 230 240 आदमी के लिए वो भी डेंजरस है, करंट लगने को तो वो भी बहुत खतरनाक होता है। ये तो किलो वोल्ट का है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा इतने हाई वोल्टेज के लिए, इस केस के लिए। देखो अब हम क्या करते हैं। अब अगर सपोज कीजिए ये बॉडी ऑफ दिस मशीन, ये आउटर बॉडी है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया अर्थ इलेक्ट्रोड से। इसको कनेक्ट कर दिया मैंने अर्थ इलेक्ट्रोड से। अब ये अर्थ इलेक्ट्रोड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है।
न्यूट्रल भी अर्थिंग की गई और ये भी अर्थिंग किया गया। हो सकता है ये इलेक्ट्रोड सेम हो या दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग हो। जैसे ये वाला था E1, ये वाला इलेक्ट्रोड E2, तो डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था अभी, अर्थ का सरफेस ये, या तो ये इलेक्ट्रोड अलग अलग हैं दोनों, या एक ही इलेक्ट्रोड से दोनों कनेक्ट किए गए, ये भी हो सकता है। ठीक है, वैसे जब ये दोनों पॉइंट आसपास ही हैं, फिजिकली लोकेशन इनके पास ही कुछ मीटर, तो एक ही इलेक्ट्रोड होता है जनरली। खैर वो तो अलग बात हुई। अब यहाँ से समझिए आप, इस केस में अगर फिर से फॉल्ट होता है, ये इंसुलेशन फेल होने से यहाँ पर फॉल्ट हो गया, फॉल्ट, इंसुलेशन फेल हो गया, कॉपर वायर टच कर गया आयरन से। अब देखो करंट का पाथ, ध्यान से देखिएगा ज़रा, करंट कैसे फ्लो होगी। फॉल्ट करंट IF, फॉल्ट करंट आयरन के थ्रू, फॉल्ट करंट यहाँ के थ्रू, यहाँ के थ्रू, और ये वापस जाएगी किधर, ग्राउंड में, यहाँ के थ्रू। ये पाथ कंप्लीट, समझे पाथ फॉल्ट करंट का। करंट ऐसे फ्लो हो रही है अर्थ इलेक्ट्रोड के थ्रू, देख लो आप पाथ खुद इसमें, आयरन बॉडी के थ्रू। अगर सेम इलेक्ट्रोड है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, दोनों तार अगर सेम इलेक्ट्रोड से भाई, फिर तो करंट ये चली जाएगी। लेकिन अगर अलग अलग इलेक्ट्रोड भी होते हैं तो भी यहां से करंट आई, करंट फ्लो होगी फिर मिट्टी के थ्रू, सॉइल के थ्रू। दोनों अलग अलग हैं तो सॉइल के थ्रू भी करंट फ्लो होगी, उसमें फिर सॉइल की इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस भी आएगी। अभी तो फिलहाल मैं मान के नहीं चल रहा हूं इसको। तो देखिए अब सपोज करो इस करंट की वैल्यू है अच्छी खासी, जैसे ये करंट फ्लो हो रही लार्जर 1 किलो एम्पियर करंट, ये करंट है 1 किलो एम्पियर, इसको मैंने मान रखा है केवल 0.01 ओम, बहुत कम रेजिस्टेंस आ रही। अर्थ इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस बहुत कम, 0.01। जरा वोल्टेज बताएं आप इसके अक्रॉस कितना होगा, अर्थ इलेक्ट्रोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज VE। यस, व्हाट इज VE? फॉल्ट करंट इंटू RE, 1 किलो एम्पियर, 0.01 ओम, ये वोल्टेज सिंपली 10 वोल्ट, तो यहां पर आ गया 10 वोल्ट। अर्थ इलेक्ट्रोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज है? केवल 10 वोल्ट। मतलब कहने का ये 0.01 किलो वोल्ट, कि अगर इसको जैसे कि हम डेटम मानते हैं भाई ये 0 वोल्ट, तो यहां टर्मिनल पे कितना वोल्टेज मिल रहा? केवल 10 वोल्ट। अर्थ इलेक्ट्रोड की वजह से कितना वोल्टेज? केवल और केवल 10 वोल्ट। यानी सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप जो है वो यहां पर आ जाएगा 6.34 kV इंटरनल इंपीडेंस, यहां केवल 0.01 kV ये वाला। अब अगर जो आदमी यहां पे काम कर रहा था, अब अगर टच करता है, देखो भाई सम पर्सन वर्किंग हेयर, अब अगर ये पर्सन गलती से इसको टच भी कर लेता है, तो ये बताओ कितने वोल्ट से टच कर रहा है? केवल और केवल 10 वोल्ट से। इसमें करंट ठीक है फ्लो होगी अब, लेकिन कितनी? केवल बहुत कम। अब अगर इसके अक्रॉस करंट फ्लो भी होगी तो बहुत कम करंट फ्लो होगी। देखो 10 वोल्ट, 10 वोल्ट का शॉक कोई वोल्टेज शॉक नहीं होता, पता भी नहीं चलता। 40-50 वोल्ट तक भी हो तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फील होता है, ठीक है ना। हाँ 100 वोल्ट के आसपास जब ज़रा थोड़ा झटका लगता है उसमें, तो फिलहाल 10 वोल्ट एकदम सेफ। अब ये बताओ ये पर्सन सेफ है या नहीं?
अगर अंदर गलती से फॉल्ट वगैरह कुछ भी होता है तो ये आदमी अपने आप में सेफ है। क्यों? ग्राउंडिंग और अर्थिंग, ये एडवांटेज है अर्थिंग की। समझ गए ना? कहते हैं ना सब कुछ अर्थ में चला गया। अर्थ में क्या चला गया? अर्थ में करंट चली गई है, फॉल्ट करंट, तो ये वोल्टेज बहुत कम रह गया, ड्रॉप, क्योंकि आर ई की वैल्यू कम है। अब इसमें आप ये भी समझ सकते हो कि अगर गलती से अर्थ रेजिस्टेंस ये ज़्यादा हुआ तो हम तो 0.1 मान के चल दें, पॉइंट 0.01 माना था, अगर ये 0.1 ओम होता, लार्जर माना जाएगा 0.1 ओम। क्यों? कितना वोल्टेज हो जाता है ये? 100, तो फिर हो जाएगा ये 100 वोल्ट। फायदा तो फिर भी है 100 वोल्ट का झटका, लेकिन भाई जब हमें सेफ रखना ही है तो कम से कम रखें, अभी भी नहीं। तो कुल मिलाकर अगर इस वोल्टेज को कम रखना है तो भाई रेजिस्टेंस को कम से कम रखना होगा, प्रॉपर अर्थिंग करनी होगी। प्रॉपर अर्थिंग का मतलब यही है कि आर ई कम से कम, आइडियली सॉलिड ग्राउंड आर ई 0 तो वी ई 0 हो जाएगा, ये वाला। इसलिए ख़ास तौर से देखा होगा आपने कि इंडस्ट्रीज़ में या अपनी इलेक्ट्रिकल लैब में भी, इंजीनियरिंग कॉलेज में, कि ये ज़रूरी होता है अर्थिंग करना। क्या करते हैं? एक अर्थ इलेक्ट्रोड बनाया जाता है, ये कंपलसरी, इंस्पेक्शन भी होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा? एक अर्थ इलेक्ट्रोड बनाया जाता है ग्राउंड में, जहाँ भी मैदान वगैरह होता है फील्ड में, अर्थ इलेक्ट्रोड 15-20 मीटर नीचे इसको एम्बेडेड कर दिया गया, ठीक है, एम्बेडेड कर दिया 15-20 मीटर नीचे इस इलेक्ट्रोड को। अब उस इलेक्ट्रोड से वायर चारों जगह फैलता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक डायग्राम बना के सिंपल सा, ये अर्थ, यहां पे अर्थ इलेक्ट्रोड बना दिया मैंने, अच्छी खासी डेप्थ तक। अब देखो ये वायर जो है चारों तरफ जाएगा, अर्थ वायर, इसे कहते हैं अर्थ वायर। ये सब जगह जाएगा। आप अगर लैब में देखो दीवार पे सारे चारों तरफ ये वायर होता है एक। अब जिसको भी ग्राउंड करना, जिस भी मशीन को, जिसकी बॉडी, सब इससे कनेक्ट करो, न्यूट्रल वगैरह इससे कनेक्ट करते जाते हैं सब। ये ज़रूरी होता है कनेक्ट करना, समझ गए? क्यों? सेफ्टी। तो सेफ्टी समझ में आया, प्रॉपर अर्थिंग भी होना चाहिए, प्रॉपर अर्थिंग। अब ये बात तो चलो ठीक है, तो खैर ये बात आपके समझ में आई। जो मैंने शुरू में कहा था कि इसको ग्राउंडिंग क्यों करते हैं, सॉलिड ग्राउंड शो किया था, कुछ ना कुछ इम्पीडेंस भी, सेफ्टी रीज़न की वजह से। अब अगर इसको कोई टच भी करता है तो झटका नहीं लगेगा। ये बात तो हो गई बड़ी मशीन की। अब घरों के लिए सोचो, थोड़ी सी और बात बता देते हैं वाली। अब हर एक हाउस होल्ड में भी ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? देखिए, जैसे हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स हैं, फ्रिज, एसी, रेफ्रिजरेटर एटसेट्रा, सिंगल फेज वाले ही होते हैं। कितने वोल्ट पे काम करते हैं? 240-230 वोल्ट पर, 230 या 240 वोल्ट पर। भाई आप एक बात बताओ ज़रा, ये प्रॉब्लम तो यहां भी आ सकती है। ये वाइंडिंग, ये वोल्टेज 240 वोल्ट ही समझ लो इसको। ये जहां से भी सप्लाई आ रही, ये आ रही 240 वोल्ट। अब अगर इसमें 240 वोल्ट ही है, कम वोल्टेज ही मान लिया मैंने, जो घरों के लिए होता है वो वाला। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे फॉल्ट होता है, इसका इंसुलेशन फेल होता है। फॉल्ट का मतलब समझ गए आप? कॉपर के तार पे इंसुलेटिंग की लेयर होती है, अगर वो टच हो जाए आयरन से,
वो नुकसान तो यहाँ भी होगा। अगर आप या घर में भाई कोई भी काम कर रहे हैं, हम टच करते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा। आउटर बॉडी को टच करते हैं तो भी 240 वोल्ट है भाई, कभी कभी फैटल भी हो जाता है, झटका लगे तो डेथ भी हो सकती है। लेकिन चलो ये भी मान लें तो भाई अच्छा खासा डेंजरस होता है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी को दुर्भाग्य से कभी झटका लगा हो तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा खासा झटका लगता है 240 वोल्ट से। तो घरों में भी सेफ्टी ज़रूरी। अब आप अगर सोचने लगे कि घरों में सेफ्टी कैसे करेंगे, हम अर्थिंग करें, भाई वो तो पॉसिबल नहीं। हर एक घर को कहा जाए कि भाई आप अर्थिंग करो। अब हर एक घर में तो आजकल के में तो मिट्टी के मैदान भी नहीं होते, फ्लैट कल्चर है, हाई राइज बिल्डिंग, कहाँ से अर्थिंग करेंगे अपनी। तो भाई ये काम हमें करना होगा, बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सप्लायर को ये काम करना होगा जो हम सप्लाई कर रहे हो। कैसे? इसकी अर्थिंग के लिए फिर हमारे पास तरीका है। देखो क्या तरीका होता है, ये जो अर्थिंग है कैसे प्रोवाइड की जाती है। ये अर्थिंग कैसे प्रोवाइड की जाए, तरीका बताता हूं आपको। देखो 3 फेज सप्लाई जो आती है वो ऐसे आती है आपके पास। सिंगल फेज सप्लाई फेज और न्यूट्रल के बीच, ये वोल्टेज 240 वोल्ट ही आ रहा है फेज वोल्टेज। सिंपलिसिटी के लिए आप में मान लो ये 3 फेज ABC और ये न्यूट्रल। जो घरों में सप्लाई दी जाती है जनरेटिंग स्टेशन से 3 फेज आती है। जो ट्रांसफार्मर आप देखते हो लोकल अपनी कॉलोनी में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, वो भी। तो देखो हाउस होल्ड कैसे कनेक्ट करते हैं, घरों के लोड हम कैसे कनेक्ट करते हैं। कुछ घर तो फेज ए और बी के बीच, सॉरी ये रहे, देखो सम ऑफ द हाउस होल्ड बिटवीन फेज ए एंड न्यूट्रल, इसको कितना वोल्टेज मिल रहा, इसको भी 240 वोल्ट। कुछ घर जो है फेज बी और न्यूट्रल के बीच ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि लोड लगभग बैलेंस आए जहाँ तक हो सके। जैसे एक कॉलोनी में सपोज कर लो आप कि भाई 60 हाउस होल्ड है, 60 घर हैं, 60, 20 घर फेज ए और न्यूट्रल के बीच, अगले 20 बी और न्यूट्रल के बीच, इस तरह ये वाला। एक गर्म, जिसे गर्म कहते हो फेज, ठंडा न्यूट्रल, ये गर्म ये ठंडा, ये गर्म ये ठंडा तार, फेज और न्यूट्रल के बीच। तो सप्लाई जो दी जाती है किस किस के बीच, ये फेज ABC, ये फेज और न्यूट्रल के बीच सप्लाई दी जाती है। मतलब घरों में जो सप्लाई आती है वो कैसे आनी चाहिए, स्टैंडर्ड सप्लाई तो 2 पिन की आनी चाहिए। ये एक तो फेज और एक न्यूट्रल, 2 पिन सप्लाई, 2 वायर सप्लाई। ज़्यादातर आपने देखा होगा सीलिंग फैन कई केवल 2 पिन का प्लग आता है, 2 पिन में लगा देते हैं, ये वाला। ये तो ठीक है सप्लाई आ गई, लेकिन अब हमें अर्थ वायर भी तो प्रोवाइड करना अर्थिंग के लिए। उसमें हम क्या करते हैं, पोल से ही। देखो अब यहाँ पोल से, ये पोल, पोल से सप्लाई आ रही फेज और न्यूट्रल की।
जो मैंने आपको बताया कौन सा फेज और कौन सा न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल, जिसे ठंडा और गर्म भी कहते हो। गर्म तार यानी फेज, ठंडे वाला न्यूट्रल। तो भाई मैं केवल बात कर रहा हूं अब इतने पोजीशन की। ये दो तार जा रहे खंबे पर ऐसे। अब इसमें क्या करते हैं, अर्थिंग के लिए अर्थ इलेक्ट्रोड हम बना देते हैं। यहां पे देखो भाई हमने बना दिया अर्थ इलेक्ट्रोड, ये रहा अर्थ इलेक्ट्रोड। बस इसको शॉर्टकट में अर्थ ही बोल देते हैं जनरली हम। ये पोल से टॉप, ये होता है अर्थ वायर, जिसे आप कहते हो फेज, न्यूट्रल और अर्थ। ये है वो अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या है देख लो, अर्थ इलेक्ट्रोड से कनेक्ट। इसमें करंट क्योंकि कम फ्लो होगी इसलिए कंपैरेटिवली थिन होता है वायर। ये अगर आप देखो तो इसे कहते हैं सिंगल फेज 3 वायर सप्लाई। फेज वाला गर्म, न्यूट्रल वाला ठंडा, एक अर्थ, 3 वायर बोलते हो ना। तो ये तीसरा वायर क्यों आया, उसका रीजन है अब यहां 3 पिन सप्लाई होगी, जो आप हमेशा देखते हो 3 पिन, 3 हो गई, फेज, न्यूट्रल, ये वाला होता है अर्थ, जो सॉकेट में बड़े वाला दिखाई देता है। ये वायर तो बारीक है, वायर इतना मोटा नहीं होता है, ये सिंपली सॉकेट में बना होता है मोटे वाला होल ऐसे। तो इसको अगर कनेक्ट किया जाएगा, कैसे कनेक्ट करोगे, ये कनेक्ट होता है अर्थ से। ये फेज से कनेक्ट हो गया और ये न्यूट्रल से ऐसे। तो 3 पिन ऐसे कनेक्ट हो रहे, समझ गए, अर्थ, फेज एंड न्यूट्रल। अब क्या होगा, अब आपको जिसकी भी ग्राउंडिंग करनी है, जैसे एसी में ही है, एसी में भाई फेज और न्यूट्रल तो करंट सप्लाई करेगा, अर्थ से क्या कनेक्ट कर दोगे, अर्थ से कनेक्ट करेंगे बॉडी, उसकी आउटर बॉडी वो कनेक्ट रहेगी। जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, ये कनेक्ट होती है बॉडी इससे, अर्थ से, ये फेज, ये न्यूट्रल, ये बॉडी। अब आपको हो न्यूट्रल भी अर्थ से कनेक्ट होता है का, वो ज़रा लंबा डिस्कशन हो जाएगा, इसको भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये समझ गए। तो होता क्या है, ये हमने घर में प्रोवाइड कर दिया, इसलिए 3 पिन सॉकेट यूज़ करते हैं, 3 वायर सप्लाई। 3 पिन सॉकेट स्टैंडर्ड है, क्यों, लोकल जनरली अगर आपने सीलिंग फैन या कुछ यूज़ किया हो, 2 पिन का सॉकेट देते हैं, जो गलत होता है, खतरे की चीज़ है वो, समझ गए आप। क्यों, स्टैंडर्ड जो कंपनी के कोड फॉलो करते हैं, प्रॉपर जो ब्रांडेड जितने की इक्विपमेंट आते हैं, वो 3 पिन सॉकेट होता है। अब तो वैसे ज़्यादातर 3 पिन वाले देख रहा हूँ मैं भी, पहले हम देखते रहे 2 पिन वाला। तो 3 पिन, ये जो टॉप वाला होता है, समझ गए क्यों होता है ये इसीलिए होता है, ये इसलिए होता है कि अर्थिंग अपने आप हो जाती है। ये तीसरे पिन जो उसकी बॉडी से कनेक्ट होगा, अगर कभी फॉल्ट भी होगा तो करंट जो है वो यहाँ से फ्लो हो जाएगी इसके थ्रू, ये रही बाहर, ये हमने ही प्रोवाइड कर दिया, सेफ रहेगा। तो समझ गए तीसरा वायर क्या है, फेज, न्यूट्रल और अर्थ इसलिए यूज़ करते हैं सेफ्टी रीज़न के लिए। इसके अलावा बाकी और भी बहुत कंसेप्ट हैं अर्थ के बारे में, अर्थिंग के रिगार्डिंग, लेकिन जो सेफ्टी के हिसाब से बताना था ये वाली चीज़। दरअसल क्या है, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम सिलेबस का पार्ट तो ऐसा सच नहीं है, बट बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भाई आपको जानना चाहिए। नॉर्मल हाउस होल्ड सब जगह इस बारे में बात करते हैं, तो पता तो हो कम से कम अर्थिंग क्यों ज़रूरी। और यहाँ से आपके भी कुछ ये है कि अंदाज़ा हुआ होगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं भी हैं, जनरल केस में भी, कि कम से कम सेफ्टी के लिए ज़रूरी इतना बता दिया जाता है जनरली, भाई लेमैन को भी इतना बता दिया जाता है कि देखो भाई अर्थ अगर कर रखा तो सारा करंट अर्थ में चला जाएगा, आप सेफ रहोगे, आप में करंट नहीं जाएगा। ये रीज़न था वो कुल मिलाकर, इसलिए ज़रूरी है 3 पिन सॉकेट। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो भी और कंसेप्ट रहे आप बताइएगा। आपने काफ़ी कुछ लिस्ट भेजी भी है, तो 1 बाय 1 उस पर वीडियो बना भी रहे हम,
और इससे आपके थ्रू कनेक्ट भी रहेंगे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, जानबूझकर इस बार हमने सीरीज़ यही ली है कंसेप्ट सेंट्रिक, कि कंसेप्ट आपको बताए छोटी मोटी, जिसको बुक में ढूंढने में या नेट से ढूंढने में आपको बहुत टाइम लगता है, कुछ आसान करके बता दें। बाकी योर सजेशंस आर वेलकम। तो अगेन जो फॉर्मेलिटी होती है वो मैं आपसे कहना चाहूँगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इंजीनियर्स ग्रो। थैंक्स टू यू।